नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। साथियों, कुछ नए तरीके से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको ईवीएस पर्यावरण शिक्षण को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट 2021 की भर्ती के लिए है ये वीडियो। तो जिनके पर्यावरण शिक्षण आपके एग्ज़ाम में आएगा उनको ये वीडियो करना ही चाहिए, ताकि उनकी जो तैयारी है उनका स्तर आपको अच्छे से पता लग सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का टाइम आपको हल करने के लिए दिया जाएगा। उन 10 सेकंड में आप अपना उत्तर निकाल लीजिए और फिर उसका सही आंसर शो हो जाएगा साथियों। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके देखते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। बछेंद्री पाल ने 1982 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला मालावत पूर्णा है, जिन्होंने फतह हासिल की थी। सामान्यतः पर्वतारोहियों के द्वारा पर्वतारोहण में नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। और चौथा विकल्प है, सामान्यतः पर्वतारोहियों को होने वाली बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस है। सही आंसर है विकल्प नंबर 1। साथियों, जो बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल ने 1982 में नहीं बल्कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। तो विकल्प आपका 1 बिल्कुल सही है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही विकल्प आपके सत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? विकल्प नंबर 1। अतः आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से असुमेलित है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी सौर परिवार का चौथा बड़ा ग्रह है और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए। साथियों, राइट आंसर आपके प्रश्न संख्या 2 में है। पृथ्वी सौर परिवार का चौथा बड़ा ग्रह है। ये असुमेलित है क्योंकि पृथ्वी सौर परिवार का चौथा नहीं 5वां बड़ा ग्रह है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में और 1985 ईस्वी में। बताइए साथियों इसका सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। सेकंड विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न 3 में क्या नाम था उस उपग्रह का? आर्यभट्ट उसका नाम था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। आपके चौथा क्वेश्चन। भारत की सबसे भारत का है, यहाँ पर है ना, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका वेटलैंड, चिल्का झील। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। साथियों, राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो कि ओडिशा में है। कहाँ पर? उड़ीसा भी जिसको हम कहते हैं। जबकि सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा रामसर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारे जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन जल संग्रहण की पद्धति का प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता है? कौन सी? जोहड़, गुल, खड़ीन, टांका। स्टार्ट होता है साथियों टाइम आपका अब।
तो इसका राइट आंसर है साथियों गुल। जो गुल पद्धति है इसका प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 6 को, कोशिकीय स्तर का संगठन कौन से संघ में पाया जाता है? प्रोटोजोआ संघ, कार्डेटा संघ, देह गुहा संघ, सिलोम संघ। बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपके कोशिकीय स्तर का संगठन प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है। आपका प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 2010 में, 2009 में, 2007 में और 2008 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 1। जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 2010 में शामिल किया था। प्रथम विकल्प सही है 7वें पृष्ठ में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य पुष्प रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी का व्यापारिक नाम कांडी है। राज्य पक्षी गोडावण कम घास में रहना पसंद करता है। और चौथा विकल्प है राजस्थान की राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। तो सही आंसर निकालिए इसका। साथियों राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 में विकल्प नंबर 3। राज्य पक्षी जो गोडावण हैं ये कम घास में नहीं बल्कि ये सघन घास, जहां पर घास अधिक होती है और घास भी अधिक कौन सी सेवन घास में रहना अधिक ये पसंद करता है, जहां पर सेवन घास की मात्रा अधिक हो। थर्ड विकल्प आपके सही है 8वें क्वेश्चन में। बाकी पहला, दूसरा और जो चौथा विकल्प है ये पूर्णतः सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो आपके 9वां क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को, रुक्षांश क्या है? मृत पादपों का समूह, एक प्रकार का रोग, आहार में उपस्थित रेशे का प्रकार, इनमें से सभी। बताइए सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। आहार में उपस्थित रेशे का एक प्रकार है जिसका प्रमुख कार्य होता है साथियों भोजन का पाचन करना। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 है, भारत में पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 1 दिसंबर, 24 अक्टूबर। कौन सा विकल्प सही है 10वें प्रश्न में? साथियों राइट आंसर है पोलियो दिवस भारत में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में जो अक्टूबर का माह होता है, अक्टूबर के माह में भी दिनांक 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। कमेंट करके बताएं पर्यावरण से संबंधित 5 जून को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू, एनीमिया या आंत्रशोथ। तो सही आंसर 11वें प्रश्न में है
जब एडिज मच्छर काटता है तो डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। बहुत ही घातक बीमारी है साथियों। जब एडिज मच्छर, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एडिज मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाए। जो एडिज मच्छर संक्रमित होता है उसके काटने से ही डेंगू होता है, हर एक से नहीं होता है। सेकंड विकल्प आपका सही है। कमेंट करके बताएं मलेरिया रोग किसके काटने से होता है। और एनीमिया रोग तो क्या होता है? खून की कमी होना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 देखिए, यातायात से संबंधित प्रश्न है। यातायात संकेत का अर्थ है, यहाँ पर ये यातायात संकेत आपको दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है? नो स्टॉपिंग, सभी मोटर वाहन वर्जित है, साइकिल वर्जित है, यू टर्न वर्जित है। तो प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर चुनिए। देखो, ये जो संकेत दिया हुआ है इसका अर्थ होता है नो स्टॉपिंग, मतलब आप यहाँ पर वाहन चला रहे हो तो वाहन को चलाते ही रहो, यहाँ पर रुकना नहीं है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखेंगे। राजस्थान में ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति का आराध्य देव कौन है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया जी। बताइए सही आंसर इस प्रश्न का। देखो, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3। जो पाबू जी है इनको राजस्थान में एक जाति है, जनजाति है साथियों, रायका या रेबारी जनजाति, जो कि ऊंटों को पालने वाली जाति है और इनके जो आराध्य देव है वो पाबू जी है। विकल्प नंबर 3 सही है 13वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 14। मूमल राजस्थान की किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली और नागौर शैली। जैसलमेर है ये, है ना? तो बताइए 14वें प्रश्न में सही आंसर। साथियों तीसरा विकल्प आपके सही है। ये जो मूमल है ये जैसलमेर चित्र शैली का एक प्रमुख चित्र है। कौन सी शैली का? जैसलमेर शैली का। थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए 15वां क्वेश्चन। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी, श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया। तो 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करो। सही आंसर है तीसरा विकल्प। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर का पूजन किया जाता है, उत्सव के रूप में गणगौर मनाया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपका प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर पर और बाजू पर। तो सही आंसर है विकल्प नंबर 2, कान में सुरलिया आभूषण को पहना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध आभूषण है राजस्थान का। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो 17वां प्रश्न। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है। सरकारी अधिकारी प्रधान, सरपंच, तहसीलदार, ग्राम सचिव। सही आंसर है विकल्प नंबर 4। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी ग्राम सचिव होता है। चौथा विकल्प सही है।
देखो तहसीलदार ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं होता है, पंचायत समिति स्तर पर होता है। प्रधान और सरपंच सरकारी नहीं होते हैं, इनका तो 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। बाकी बीच में भी इनको आप हटा सकते हो। चौथा विकल्प प्रश्न 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 18, इनमें से असत्य कथन है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और विधानसभा। राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम 10 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो देखिए प्रश्न 18 में चौथा विकल्प सही है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं बल्कि 25 वर्ष होती है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो साथियों चौथा विकल्प असत्य कथन है। बाकी जो धन विधेयक है ये सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो साथियों देखो लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पर देखो विकल्प नंबर दूसरा भी आपका असत्य कथन है। लोकसभा और राज्यसभा होता है साथियों, लोकसभा और विधानसभा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कथन भी असत्य हो गया। अतः आपको चौथा और दूसरा दोनों ही कथन क्या है? असत्य है मित्रों। विकल्प नंबर आपका 2 भी सही है और 4 भी सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1996, 1999, 1995, 1997। सही आंसर है 1999। दूसरा विकल्प सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोजगार की नीतियों में से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। सहकारिता के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? 3, 5, 7 और 9। प्रश्न संख्या 20 में सही आंसर का चुनाव करो। सही आंसर है विकल्प नंबर 3। सहकारिता का जो झंडा होता है इसके झंडे में 7 पट्टियां या 7 रंगों से ये बना होता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 21, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1955, 1956, 1961, 1964। सही आंसर है 1955। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। प्रथम विकल्प 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। तो चलिए 22वां क्वेश्चन, वस्तु के पैकेट पर लिखा मूल्य कहलाता है न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, मूल्य या इकाई या थोक मूल्य। सही आंसर है विकल्प नंबर 2, अधिकतम खुदरा मूल्य। साथियों आपने देखा होगा कि हम जब भी बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखी होती है। एमआरपी मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते। जैसे किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये एमआरपी है तो वो मैक्सिमम 100 रुपये में ही बेची जा सकती है, 101 में उसको आप नहीं बेच सकते, बाकी कम में बेच सकते हो। ठीक है, सेकंड विकल्प 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। परिवार का आदि स्वरूप कैसा था? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दोनों और कोई नहीं।
सही आंसर है विकल्प नंबर 2, परिवार का आदि स्वरूप पितृसत्तात्मक था। सेकंड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 23 में नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। तो प्रश्न संख्या 24 आपके है, पहली बार विश्व में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? विकल्पों को देखिएगा, 1986, 1988, 1990 और 1995। सही आंसर है 1988 में पहली बार विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। देखिए, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न है, अनुवर्ग शिक्षण से अभिप्राय है छोटे छोटे समूह में शिक्षण, विशिष्ट कौशल आधारित शिक्षण, अतिरिक्त कक्षा के रूप में शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो सही आंसर है छोटे छोटे समूह में शिक्षण को ही हम अनुवर्ग शिक्षण के नाम से जानते हैं। जब बच्चों का जो समूह है उसको छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे भाग उसके कर लेते हैं और फिर उनको जो शिक्षण करवाते हैं उसको ही अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 26, प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि जीवन निर्वाह कर सके, अध्ययन सरल हो सके, छात्र को पर्यावरण संबंधी जानकारी मिल सके और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है छात्रों को पर्यावरण संबंधी जानकारी मिल सके। देखिए, जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण की शिक्षा हम प्राथमिक स्तर पर देते हैं या अध्ययन सरल हो सके, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बल्कि ये छात्रों को पर्यावरण संबंधी जानकारी मिल सके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न बड़ा है, अच्छी तरह से समझिएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली व परिभाषाओं को याद करवाना। सही आंसर है विकल्प नंबर 4। देखिए, बच्चों पर आकलन यदि आप करना चाहते हो तो शब्दावली और परिभाषाओं को याद करवाना। साथियों, याद करवाना तो रटवाना हो गया, इसलिए ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 27 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किस विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि। सही आंसर है विकल्प नंबर 4। साथियों, व्याख्यान विधि में शिक्षक के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ थर्ड विकल्प सही है, टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से दोनों में 4-4 लिखा गया है। साथियों, शिक्षक की ही जरूरत होती है, दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता व्याख्यान विधि में नहीं होती है। थर्ड विकल्प आपके 28वें क्वेश्चन में सही है। देखो, अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट लगता है तो उसके लिए भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। हालांकि कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बता कर जाए। चलिए नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 29, पाठ नियोजन हेतु पंचपदीय योजना किसने प्रस्तुत की? हर्बर्ट, किलपेट्रिक, जॉन ड्यूवी, स्किनर।
सही आंसर है हर्बर्ट। पाठ योजना हेतु, पाठ नियोजन करने हेतु जो पंचपदीय योजना है ये जे.एफ. हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी साथियों, जिसमें इन्होंने पाठ योजना के 4 सिद्धांत दिए थे और उन 4 सिद्धांतों के आधार पर 5 अलग अलग उसके पद बताए गए थे उनके शिष्यों के द्वारा, जो कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहलाती है। नो डाउट प्रथम विकल्प सही है 29वें प्रश्न में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? प्राणी, मिट्टी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव। सही आंसर है आपके मिट्टी को अजैविक घटकों में सम्मिलित किया जाता है। सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव को जैविक घटकों में रखा जाता है। तो साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगे। तो साथियों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए।